हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर विच वाज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड उसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट टू वीडियोस में आपने देखा हम लोगों ने MCQ 1 एंड MCQ 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर लिए थे। सो ये वाला चैप्टर और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मिलाकर इनकी अच्छी खासी वेटेज है। फर्स्ट चैप्टर की थोड़ी कम वेटेज रहती है, सेकंड चैप्टर की थोड़ी सी ज़्यादा वेटेज है अगर इस ईयर के सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग देखेंगे। बट इस चैप्टर में मेनली आपका जो क्वेश्चन आएगा वो गॉस लॉ से आने वाला है। तो आपको गॉस लॉ, उसके एजम्पशंस, गॉस लॉ किन सिनेरियो में एप्लीकेबल रहता है, गॉस लॉ कहता क्या है, उसकी इक्वेशन में जैसे चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो एप्लीकेशंस हैं गॉस लॉ की, जैसे 2-3 डेरिवेशंस है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, वो वाली चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव में भी गॉस लॉ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा फॉर श्योर। तो बिफोर स्टार्टिंग आई होप आपने हमारे लास्ट 2 वीडियोस देखे हैं। अगर आप लास्ट 2 वीडियोस नहीं देख पाए तो एटलीस्ट आपने चैप्टर रिवाइज करा है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स एकदम हैंडी है, मतलब कॉन्सेप्ट्स एकदम याद हैं, तभी ये वीडियो आपको बेनिफिट करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। छोटा सा वीडियो रहने वाला है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, मतलब जो आपके पहले 1 मार्कर टाइप में आते थे, 1 मार्कर में आते थे क्वेश्चन, बट ये वाले क्वेश्चन आपके किसी 2 मार्कर या 3 मार्कर में आ सकते हैं एज वन ऑफ द पार्ट ऑफ 3 मार्कर क्वेश्चन। तो जैसे 3 मार्कर में आपको 2 नंबर में एक न्यूमेरिकल दे दिया और 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से दे दिया, ऐसा रीजनिंग बेस्ड। तो उसी हिसाब से हम लोग आंसर रीजनिंग लिखेंगे, देखेंगे 1 नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो पहला 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन आर्बिट्ररी सरफेस एनक्लोजेज अ डाइपोल। एक सरफेस है, सरफेस में ने एनक्लोज कर रखा है एक डाइपोल, यानी कि एक प्लस चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। क्या बोला है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। ऑफ कोर्स ही बात है, अभी हमने जैसे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था। गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब गॉस लॉ क्या कहता था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था यहाँ पे एनक्लोज्ड। एनक्लोज का मतलब जो भी चार्ज उस सरफेस ने एनक्लोज करा है। अगर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं हुआ है सरफेस से तो वो चार्ज कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा फ्लक्स में। अब क्योंकि एनक्लोज चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज एनक्लोज्ड 0, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू, नेट चार्ज अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, नेट एनक्लोज चार्ज हो जाएगा 0। नेट एनक्लोज चार्ज 0 है तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0। एंड ये भी यही आपकी रीजनिंग भी रहेगी। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेटेलिक स्फेरिकल शेल हैज इनर रेडियस r1। एक स्फेरिकल शेल बना लेते हैं, शेल मतलब बीच से ऐसे खोखला है, ये वाली चीज़ कैविटी है, जो छोटा ये जो चीज़ है ये आपकी कैविटी है, खाली खोखला। क्या बोला है, अंदर वाला रेडियस, इनर रेडियस इज r1 एंड आउटर रेडियस इज r2। ये रेडियस r2 है। आपसे बोला अ चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कैविटी। यहाँ पे आपने प्लस क्यू चार्ज रखा। अगर आपने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा तो आपसे पूछा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, अंदर की सरफेस पे और बाहर की सरफेस पे। आपने अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा, थोड़ा सा जूम करके अगर मैं दिखाऊँ आपको, आपने अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, अगर मैंने यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा है तो ऑब्वियस सी बात है चार्जिंग बाय इंडक्शन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, मतलब इंडक्शन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज इंड्यूस होगा अंदर वाली सरफेस पे। तो यहाँ पे प्लस क्यू है तो अंदर वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज एनक्लोज होगा, और टोटल कितना नेगेटिव चार्ज होगा, एनक्लोज होगा ये माइनस क्यू के बराबर। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ तो आर की सरफेस पे यहाँ पर, अब कंडक्टर में चार्ज कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं रिजाइड कर सकता, कंडक्टर की हमेशा सरफेस पे रिजाइड करता है। तो आउटर सरफेस पे इसके बदले में क्या होगा, मतलब इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और कितना पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, प्लस क्यू। क्यों, क्योंकि इस सरफेस अभी भी कंडक्टर को रहना तो न्यूट्रल ही है, क्योंकि वो ओरिजिनली न्यूट्रल था। तो अब अगर मैं अंदर की सरफेस को देखूं, अंदर की सरफेस का रेडियस था r1, तो आपसे पूछा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं q बाय a, चार्ज पर यूनिट एरिया। अंदर की सरफेस का एरिया सरफेस कैसी है, स्फेरिकल, मतलब स्फीयर का एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया 4πr²। तो आपका कितना हो गया, चार्ज कितना है अंदर की सरफेस पे, माइनस क्यू बाय 4π, रेडियस कितना है अंदर की सरफेस का, r1²। तो ये तो हो गया आपका इनर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी। आउटर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे लिखोगे, टोटल चार्ज प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 4π, रेडियस हो गया आपका r2 का स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी
सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आज से 3-4 साल पहले बहुत आया करता था एंड इवन आज भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो बस इंडक्शन वाली चीज़ याद रखनी है। जैसे वहाँ पर इसमें एक सरफेस और दे देंगे आपको, फिर पूछ लेंगे कि अब क्या होगा। तो अगर अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की सरफेस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन करे जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन। 16th क्या बोल रहा है? डायमेंशंस ऑफ एन एटम आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन एंगस्ट्रॉम, thus there must be large electric fields between the proton and electron. Why then is the electrostatic field inside a conductor 0? ये आपसे पूछा है। मतलब आपको कहना चाह रहे हैं कि एटम का साइज तो एंगस्ट्रॉम का होता है, तब भी एटम के अंदर बहुत लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होनी चाहिए बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्यों मुझे पता है, बट मुझे एक बात पता है कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, करेक्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इक्वल हैं तो वो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट तो हो रही है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जो नेट फोर्स है, नेट फील्ड है, वो जीरो हो जाए। सेकेंडली, एटम के केस में एटम अकेला डिस्टिंक्टली यूनिकली एग्जिस्ट कर सकता है, करेक्ट, बट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो एटम की कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो बहुत सारे एटम्स, आपको यहाँ पे क्या बोला है कि अगर कंडक्टर है, कंडक्टर बहुत सारे एटम से मिलके बना है, क्योंकि कंडक्टर बहुत सारे एटम से मिलके बना है और कंडक्टर अनचार्ज है। अगर कंडक्टर अनचार्ज है, बहुत सारे एटम से मिलके बना है, तो सारे एटम्स में, जैसे मान लो किसी एटम में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, किसी एटम में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसमें है, इसमें है, तो जब आप सारे एटम्स की इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वेक्टर सम लोगे तो वो आपको जीरो मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी वजह से कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, जीरो होती है। ऑन द अदर हैंड एटम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करती है। आई होप ये वाला रीजनिंग का क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 17th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस इज जीरो, डज इट इंप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस इज जीरो? देखो गॉस लॉ क्या कहता है, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? टोटल चार्ज, अगर टोटल चार्ज एनक्लोज जीरो है, मतलब अगर ये जीरो है, टोटल चार्ज एनक्लोज जीरो है, तो राइट हैंड साइड जीरो हो गई। डज इट इंप्लाई दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन द सरफेस इज जीरो? ऑब्वियसली नॉट, ये इंप्लाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जरूरी नहीं है कि सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही हो, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर वाले चार्जेस की वजह से भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि बाहर कोई चार्ज रखा हो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारे चार्जेस की वजह से लेते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरे पार्ट में क्या बोला है क्वेश्चन के, इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन अ सरफेस इज जीरो, अगर LHS जीरो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो है, डज इट इम्प्लाई दैट नेट चार्ज इनसाइड इज जीरो? ये ऑब्वियसली ट्रू होगा। क्यों? देखो, अगर LHS जीरो है तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, अगर Q बाय एप्सिलॉन नॉट जीरो के इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब Q एनक्लोज्ड जीरो, नेट एनक्लोज चार्ज जीरो हो। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट तो इम्प्लाई नहीं करेगा, बट सेकंड पार्ट इम्प्लाई फॉर श्योर करेगा। रीजनिंग मैंने आपको समझा दी, ठीक है। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है? देखो अगर डाउट होगा अभी भी, तो इम्प्लीकेशन का मतलब याद रखना कि आपका ऑर्डर डिसाइड करता है कि ये सिनेरियो ट्रू होगा या नहीं। जैसे हमने बोला पहले पार्ट में आप बोल रहे हो कि वो जो भी मैंने क्वेश्चन लिखी थी कि पहले पार्ट में आप बोल रहे हो अगर LHS जीरो है तो क्या RHS जीरो होगा या नहीं। दूसरे पार्ट में आप बोल रहे हो, पहले पार्ट में आप बोल रहे हो कि RHS अगर जीरो है तो फॉर श्योर क्या आप कह सकते हो कि फिजिकली LHS भी जीरो होना चाहिए। दूसरे पार्ट में आप अपोजिट चीज बोल रहे हो कि आपने पहले अगर LHS को जीरो कर दिया तो क्या अब RHS जीरो होना चाहिए या नहीं। तो ऑर्डर आपको याद रखना है। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है आपको एक ऑर्डर में फॉलो करना है पूरा चीज। क्वेश्चन 18 में अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्केच करनी है। देखो ये तो आपका जो ये वाली चीज़ है, ये तो एक जैसे बचपन में सिलेंडर बनाते थे एक रेक्टेंगल से, ये तो एक रेक्टेंगल है, मतलब ये एक प्लेन है। तो प्लेन से तो पॉजिटिव चार्ज से पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, बस शेप की बात है कैसे निकलेंगी। तो प्लेन से तो हमेशा परपेंडिकुलरली निकलती है, तो यहाँ से तो परपेंडिकुलरली निकल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऊपर और नीचे वाला जो सर्कुलर फेस है उसमें उनमें एक बार देखना पड़ेगा।
कैसे देखना पड़ेगा? ऊपर अगर आप देखोगे सर्कुलर है, सर्कुलर अगर फेज है तो सर्कल से हमेशा या स्फीयर से हमेशा इस तरीके से परपेंडिकुलरली बाहर निकलती हैं। अगर सर्कुलर चार्ज कोई चीज़ होती है तो ऊपर से इसलिए कैसे निकलेंगी? इस तरीके से। अब क्योंकि थोड़ी सी बेंड होंगी, करेक्ट, क्योंकि 90 डिग्री बनाना है उनको एंगल हर जगह, और नीचे से भी सेम इसी तरीके से। आपको एक बार शेप का ध्यान देना है कि नीचे से और ऊपर से ऐसे कर्व्ड है और इधर एकदम पैरेलल है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई एज वेल एज सीबीएसई? जेई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटी चाहिए होगी। बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? टोटल फ्लक्स निकालना है आपको क्यूब के थ्रू। अलग अलग सिनेरियो गिवन है, ठीक है। आपको साइड लेंथ बता रखी है, ए साइड लेंथ का क्यूब है। आपको क्यू रख रहे हैं, 4 अलग अलग सिनेरियो है कि एक बार क्यू यहाँ रखा है, एक बार यहाँ रखा है, एक बार यहाँ रखा है। चार्ज की वजह से टोटल आपको फ्लक्स बताना है कितना होगा इस क्यूब के थ्रू, ठीक है। पहले केस पे क्या बोल रहे हैं कि आपने ए पॉइंट पे रखा है, मतलब एक कॉर्नर पे रखा है। मान लो आपने इस कॉर्नर पे रखा है चार्ज, तो अब ये सोचो कि क्या पूरा ये क्यूब पूरा एनक्लोज, टोटल ही एनक्लोज कर पाएगा इस चार्ज को? नहीं। तो इस केस में इमेजिन क्या करना है, आप ये सोचो इस चार्ज को आपको पूरी तरह ढकने के लिए, ताकि ये चार्ज जहाँ पे आपने रखा है इसको अगर आपको पूरी तरह ढकना है, ये दिखे ना आपको, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इमेजिन करो आपके पास एक माचिस का डब्बा है, आपने उसके एक कॉर्नर पे चार्ज रखा, आपको उस चार्ज को छुपाना है अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक बॉक्स आपको यहाँ रखना पड़ेगा ऐसे करके, एक बॉक्स आपको इस क्यूब के आगे रखना पड़ेगा, एक बॉक्स आपको इस क्यूब के नीचे रखना पड़ेगा, करेक्ट। मतलब ये वाली सरफेस पे ऐसे 4 क्यूब्स खड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे 4 क्यूब्स खड़े हुए हैं। अब अगर हम नीचे से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, तो हमें चार्ज नहीं दिख रहा, बट प्रॉब्लम क्या है कि ऊपर से अभी भी हमें चार्ज विजिबल है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा? अगर इस सरफेस पे यहाँ पर अगर चार्ज रखा है, आपने इसको इस तरफ से तो ढक दिया तीनों साइड से, बट ऊपर से अभी भी विजिबल है, तो ऊपर से इसको ढकने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर की लेयर को भी कंप्लीटली कवर करना पड़ेगा क्यूब से। यानी कि जैसे नीचे की लेयर पे 4 क्यूब हैं, वैसे ही हमें ऊपर की लेयर पे भी 4 क्यूब्स बिठाने पड़ेंगे, तभी ये चार्ज कंप्लीटली एनक्लोज होगा, कंप्लीटली छुपेगा। यानी कि 4 क्यूब ऊपर, 4 क्यूब नीचे, करेक्ट। तो टोटल फ्लक्स अगर एक क्यूब से निकालोगे, फ्लक्स तो इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि चार्ज अब इन 8 क्यूब के सेंटर पे रखा है, एकदम यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे रखा है। तो एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? जितना जो टोटल है, टोटल फ्लक्स इक्वली डिवाइड हो रहा है हर क्यूब के लिए। टोटल 8 क्यूब्स थे, तो एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। इसको और कैसे सोच सकते हो फ्लक्स की जगह डायरेक्टली, कि चार्ज क्योंकि टोटल सेंटर में रखा है 8 क्यूब्स के, तो एक क्यूब के थ्रू कितना एनक्लोज चार्ज होगा? जैसे हमने ऐसे चार्ज रखा, तो इस चार्ज को आपको क्या करना है? ये 3D है, इसको आपको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। 8 पार्ट्स में कैसे डिवाइड हो रहा है? ये 4 जो नीचे वाली सरफेस पे क्यूब है, एक ये, ऐसे ही 4 क्यूब्स इसके यहाँ पर ऊपर वाली सरफेस पे हैं, ठीक है। 4 क्यूब्स यहाँ पे ऊपर वाली सरफेस पे हैं। ऐसे करके इन 8 क्यूब्स ने इस चार्ज को एनक्लोज किया हुआ है। तो एक क्यूब ने कितना चार्ज एनक्लोज करा होगा? Q/8। तो इसलिए एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा इस सिनेरियो में? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। बी पार्ट क्या बोल रहा है? मिड पॉइंट ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब। मिड पॉइंट ऑफ एन एज का मतलब क्या हुआ? मान लो ये एक एज है, आपने इसके मिड पॉइंट पे रखा चार्ज। अगेन चार्ज को पूरा आपको छुपाना है। चार्ज को पूरा छुपाने के लिए क्या कर सकते हो? आपने साइड में एक क्यूब रखा है, ऐसे रख देते हैं। अब ये चार्ज यहाँ से तो ढक गया, कोनों से दोनों से इनक्लोज है यहाँ पे, क्योंकि ये क्यूब की साइड शेयर हो रही है, बट अभी भी ये ऊपर से विजिबल है। ऊपर से विजिबल है तो क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर एक क्यूब बिठा दो, इसके ऊपर एक क्यूब बिठाओ, बट अभी भी ये यहाँ से खड़े होकर दिख रहा है। अगर मैं इधर से देखूँ तो मुझे यहाँ पे खड़ा हुआ चार्ज अभी भी दिख जाएगा, मुझे इसको छुपाना है। इसका मतलब मुझे ऊपर 2 क्यूब्स रखने पड़ेंगे। एक क्यूब मैंने यहाँ रखा, दूसरा क्यूब मैंने यहाँ रख दिया ऐसे। अब ये चार्ज इसके अंदर चला गया, छुप गया इसके अंदर। तो टोटल कितने क्यूब्स हुए? अब 4। चारों के सेंटर पे रखा है, इक्वली शेयर्ड है चार्ज चारों क्यूब्स में, बिल्कुल। तो एक क्यूब ने कितना चार्ज एनक्लोज करा होगा? Q/4। तो एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q/4 एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करना है, फ्लक्स वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में ऐसा सोचना है, आपको चार्ज कंप्लीटली एनक्लोज कराना है। एनक्लोज कराने का मतलब क्या है, आपको चार्ज टोटली छुपा देना है, ठीक है। और फिर छुपेगा वो ऐसे ही, क्यूब का क्वेश्चन इसी तरीके से यूजुअली बनता है कि छुपेगा वो ऐसे कि वो उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे आ जाए और इक्वली एनक्लोज हो हर क्यूब से या हर उस चीज से। नेक्स्ट क्या बोला है, सी सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, अगली बार यहाँ पे रखा है। यहाँ पे अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात है, इसको छुपाना है। जैसे मान लो आपके पास, मेरे पास ये है, ठीक है, मैं ये क्यूब है तो मैंने यहाँ रखा है चार्ज, यहाँ पर छुपाने के लिए इस चार्ज को, यहाँ पे रखे हुए चार्ज को छुपाने के लिए करना, मैं अगर ऐसा ही एक और क्यूब लाके इसको इससे ऐसे चिपका दूँ तो ये चार्ज छुप जाएगा। तो इसका मतलब इस चार्ज को एनक्लोज कराने के लिए सिर्फ क्या करना है, इस चार्ज को एनक्लोज कराने के लिए सिर्फ मुझे एक ही और क्यूब की जरूरत पड़ेगी और ये छुप गया। अब की बार चार्ज कितने क्यूब्स में शेयर हो रहा है, 2 में, तो दोनों क्यूब्स कितना कितना करेंगे, एक क्यूब कितना चार्ज एनक्लोज करेगा, Q/2, तो एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट में बोला है कि आपने मिड पॉइंट पे रखा है B और C के, मतलब यहाँ पर, अगर यहाँ पर भी आपने चार्ज रखा है तो भी देखो तब भी आंसर सेम ही आएगा। क्यों, क्यूब आपको अभी भी ऐसे ही रखना है, और अभी भी अगर आप देखोगे तो दोनों क्यूब्स का जो ये वाला फेस है ये टच में है एक दूसरे के, और दोनों क्यूब्स के अभी भी सेंटर, मतलब दोनों क्यूब्स में इक्वली शेयर हो रहा है चार्ज, अभी भी दोनों क्यूब्स में चार्ज इक्वली शेयर हो रहा है, तो इक्वल स्प्लिटिंग होगी फ्लक्स की भी। दोनों पहले एक क्यूब कितना चार्ज एनक्लोज करेगा, Q/2, तो अभी भी फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, जेई में भी बहुत बार आता है, नीट में भी आता है और आपके CBSE में भी आता है। ये आपको एक ऐसा एक एग्जाम्पल भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी में सॉल्व्ड एग्जाम्पल है जिसका आंसर Q/6 एप्सिलॉन नॉट आता है। उसमें बोला है कि क्यूब के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रखा है आपने चार्ज, तब क्या होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज हमने अपने सारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 1 से लेके आपके 14 से लेके 19 तक डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप आपको एक बार अच्छा रिवीजन मिला होगा सारे ही कॉन्सेप्ट्स का एंड पूरे ही कंप्लीट चैप्टर का। in case you have any doubts, then you can post your doubts in the comment section. We'll try to resolve them as soon as possible. If you found this video helpful, then do like, share and subscribe to our channel. Thank you so much for watching the video. See you in the next video.